नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो ऐसे देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमुख राम भक्त कवि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राम भक्त कवियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद और तार सप्तक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवाद हैं और जो तार सप्तक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवाद और तार सप्तक क्या करना है, प्रयोगवाद और तार सप्तक पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति के जन्म काल के संबंध में विभिन्न मतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो विद्यापति हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति के जन्म काल के संबंध में क्या करना है, विद्यापति के जन्म काल के संबंध में जो भी विभिन्न मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विभिन्न मतों का संक्षिप्त में क्या करना है, विभिन्न मतों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति ने मैथिली में कौन सी रचना लिखी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति ने मैथिली में कौन सी रचना लिखी है। यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति के द्वारा लिखी गई मैथिली में रचना के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आठवां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी किस नरेश के समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन का बताना है कि जो जायसी हैं, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस नरेश के समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस नरेश के समकालीन थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो बिहारी सतसई हैं, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छंदों की संख्या बताना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो छायावादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको छायावादी काव्य की जो भी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या करना है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोचीराम कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मोचीराम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह शीर्षक पर निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य में जो विरह शीर्षक है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य में विरह शीर्षक पर क्या करना है, निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो बिहारी का श्रृंगार वर्ण है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिहारी का श्रृंगार वर्ण जो विषय है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन
दिया हुआ है पठित अंशों के आधार पर जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। यानी कि जो जायसी है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पठित अंशों के आधार पर जायसी की काव्यगत विशेषताएं बताना है। यानी कि जायसी की जो भी काव्यगत विशेषताएं हैं, यानी कि जायसी के काव्य की जो भी विशेषताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी के काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है पठित अंशों के आधार पर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। यानी कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास है, यहाँ पर दोस्तों आपको 7वें क्वेश्चन के अंदर सूरदास की भक्ति पद्धति पर क्या करना है, सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूर सागर का वात्सल्य रस हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर सागर का वात्सल्य रस है, सूर सागर का वात्सल्य रस हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, इसको क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। यानी कि जो प्रगतिवादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य काल विभाजन है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए क्या करना है, विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उसके नामकरण के औचित्य पर क्या करना है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रीति काल के नाम के औचित्य पर विचार कीजिए और उस काल की कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति काल के नाम के औचित्य पर विचार करना है और उस काल की जो कविता है, उस काल की कविता की जो प्रमुख विशेषता है, उस काल की कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पद्मावत महाकाव्य में नागमती का विरह वर्ण अद्वितीय है, उदाहरण समझाइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पद्मावत महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य में जो नागमती है, नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय है, इसको क्या करना है, उदाहरण से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है घानानंद के विरह वर्ण की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण विवेचन कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घानानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद के विरह वर्ण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है और उसको उदाहरण से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छायावादी कवियों में पंत को प्रकृति का कवि कहा जाता है, इस मान्यता पर विचार कीजिए। यानी कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी कवि हैं, छायावादी कवियों में पंत को प्रकृति कवि कहा जाता है, इस मान्यता पर क्या करना है, इस मान्यता पर आपको विचार करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तर प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको सभी प्रश्नों को तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।